अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में जानकारी हासिल की और हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बुनियादी तारुफ़ हासिल किया था। इस तारुफ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस आखिर क्या हैं। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं। तो चलें ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, हमने जहाँ से अपने पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहीं से आज अपनी बात शुरू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर को इस बात पे ख़त्म किया था कि जो गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई होंगे वो अपने अंदर से कोई चीज़ ऐसी निकालेंगे कि जिसको निकालने के बाद अब वो गैर क़याम पज़ीर ना रहेंगे बल्कि क़याम पज़ीर हो जाएंगे। अब देखना ये है कि उन गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में से आखिर ऐसी क्या चीज़ निकल रही है, ऐसी कौन सी चीज़ निकल रही है कि वो अपने आप को क़याम पज़ीर महसूस करेंगे उसको निकालने के बाद। तो याद रखिएगा कि गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में से 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। उनमें से पहली को नाम दिया जाता है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, दूसरी को नाम दिया जाता है बीटा पार्टिकल्स का और तीसरी को नाम दिया जाता है गैमा रेडिएशंस का। इसको गैमा रेज भी कहा जा सकता है और अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स को अल्फ़ा रेज और बीटा रेज भी कहा जा सकता है। आगे जाके हम पार्टिकल्स के बजाय रेज का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि गैमा रेडिएशंस या गैमा रेज कभी भी आप इसको पार्टिकल तसव्वुर नहीं करेंगे। क्यों तसव्वुर नहीं करेंगे ये भी कुछ देर में हम ये बात डिस्कस कर लेंगे। अब हमें किस तरह से पता चला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 किस्म की रेडिएशंस ही निकल सकती हैं? इसके लिए लाज़मी तौर पे कोई ना कोई तजर्बा तो किया होगा ना। तो तजर्बा इस तरह से किया गया कि एक अदद ली गई मैग्नेटिक फ़ील्ड को आप जानते हैं कि हम क्रॉस या डॉट के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। अब क्रॉस ज़ाहिर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ़ील्ड की सिमत है वो अंदर की जानिब है, यानी कि मुझसे निकल रही हैं और स्क्रीन की जानिब एंटर हो रही हैं, इनटू द प्लेन ऑफ द पेज है, यानी पेज के अंदर दाखिल हो रही हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा गया एक अदद रेडियो एक्टिव सोर्स कि जहाँ से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलेंगी। अब यहाँ पे देखा गया कि 3 किस्म की रेडिएशंस निकली जो कि बिल्कुल ही सीधा गुजर गई। उनको नाम दे दिया गया गामा रेज का, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरी तो हैं लेकिन गुजरते गुजरते वो बाएं जानिब मुड़ भी गई, उनको नाम दे दिया गया अल्फा रेस का। और जो इस मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा गुजरी लेकिन गुजरते गुजरते किसी हद तक वो भी मुड़ गई, लेकिन वो अल्फा रेस की ऑपोजिट यानी कि मुखालिफ सिमत में मुड़ी, उनको नाम दे दिया गया बीटा रेस का। अब अल्फा और बीटा दोनों मुड़ी हैं और मुड़ते मुड़ते ये एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में मुड़ी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा और बीटा की जो जो खुसूसियात होंगी ये हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ होंगी। और बाद अज़ां ये बात साबित हो गई कि बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी से प्रोटॉन्स भी तस्वुर किया जा सकता है। तो ये बात तो तय हो गई कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो मनफी चार्ज होगा। इसी के बरअक्स अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज का भी ये 2 गुना है, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब 2 प्रोटॉन किस एलिमेंट में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हीलियम में। तो इसे हीलियम न्यूक्लियाई कहा गया कि जो भी चीज़ निकलेगी रेडियो एक्टिविटी के मज़हर से और वो हीलियम का न्यूक्लियस अगर निकल रहा है, ऐसा
एटम निकल रहा है जो कि हीलियम से मिलता जुलता है, तो उसे अल्फा पार्टिकल का नाम दिया जाएगा और इस पे हमेशा पॉजिटिव यानी कि मस्बत चार्ज होगा। अब बात है जी गैमा रेडिएशंस की। गैमा रेडिएशंस तो मुड़ी ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीधा ही गुजर गई हैं। तो इससे इस बात का सबूत मिला कि गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि अब ये पार्टिकल नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रे है जो कि अपने अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखती है। इस गैमा रेडिएशंस को बाज़ औक़ात फोटॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि फोटॉन्स भी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो गैमा रेडिएशंस भी एनर्जी को ही कैरी कर रही होती है, एनर्जी को एक जगह से लेके जा रही होती है दूसरी जगह पे। तो इस तरह से देखा गया कि किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाली रेज 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। चलें क्यों ना इस तस्वीर को हम लेबल भी कर दें। ये आ गया हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स। ये हमारे पास जो क्रॉस की इलामत से जो मैंने जाहिर किया है, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास जो 3 निकल रही हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी करता हो। और रेडियो एक्टिविटी में ये 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं, तो आप कहेंगे ऐसा एलिमेंट जिनसे ये रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेडिएशन मुराद ये 3 रेडिएशंस निकलती हैं, उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो चलें क्यों ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तारीफ भी कर लें। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसकी तारीफ आप इस तरह से करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यानी कि अल्फा, बीटा और गैमा खारिज हों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी तारीफ हो गई। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद हैं, यानी कि अल्फ़ा रेडिएशंस भी मौजूद हैं, बीटा रेडिएशंस भी मौजूद हैं और गामा रेडिएशंस भी मौजूद हैं। अब हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्टर लेके आऊँ, एक ऐसा आला लेके आऊँ कि जो इन रेडियो एक्टिव रेज़ को महसूस कर सकता है, तो उस आले के किसी जगह पे ले आने के बाद वो आला बीप बीप इस तरह से बीप करता रहेगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि इस जगह पे कोई ना कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहाँ से आए? क्या हमारे माहौल में हर जगह पे रेडिएशंस मौजूद हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, हमारे माहौल में हर जगह पे इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की कोई ना कोई ख़ास मिकदार हर वक्त हर जगह पे मौजूद होती है। तो ऐसी रेडिएशंस जो हर जगह पे हर वक्त मौजूद हों, उनको नाम दिया जाता है बैकग्राउंड रेडिएशंस का। बैकग्राउंड आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा कि ऐसी चीज़ कि जो वाज़िया असर नहीं रखती लेकिन उसका किरदार उस कहानी में मौजूद है, तो उसको हम बैकग्राउंड कहेंगे। अब चूँकि यहाँ पे रेडिएशंस का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाई जाएंगी। ये बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या जी? ऐसी रेडिएशंस जो हर वक्त कुदरत में मौजूद हों, पाई जाएं, उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। तो क्यों ना इसकी तारीफ़ लिख ली जाए। तो इसकी तारीफ़ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे
कि एटमॉस्फेयर का मतलब हमारा माहौल, एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव अशिया की वजह से मौजूद रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशंस का आखिर सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा कि हमारे माहौल में पाए जाने वाले पत्थर, पहाड़, हवा और हत्ता के पानी में भी रेडियो एक्टिव जो अनासिर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ ना कुछ आसार पाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स के आसार पाए जाते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ खसूसियात भी पाई जाती होंगी। अब उन खसूसियात में इन 3 रेडिएशंस का निकलना सरे फहरिस्त हुआ तो हम कहेंगे कि हमेशा हमारे इर्द गिर्द हम जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी भी हो, पत्थर हो, पानी तो हर जगह मौजूद है, तो हर जगह पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन तो हमेशा पाई जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को यानी कि इंसानी जिस्म को इस काबिल बनाया है कि वो इन रेडिएशंस को बर्दाश्त कर सकता है। मगर अगर ये रेडिएशंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी, किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स असल में मौजूद है, जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो उस जगह पे ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाएंगी, जो कि हमारा जिस्म की असल बर्दाश्त से बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो जिस्म के अंदर चली जाएंगी और जिस्म के अंदर जाके मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस करते हुए इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करेंगी, जिससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कैंसर भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह से आप बीमारियों से बच नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बात चल रही थी कि ये बैकग्राउंड रेडिएशंस, अब अगर देखा जाए कि बैकग्राउंड रेडिएशंस आखिर कितनी मिकदार में मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं उसके लिए आपके सामने एक पाई चार्ट बना दूं। पाई चार्ट आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि एक हमारे पास दायरा होता है जो कि 360 दर्जे बना रहा होता है। अब अगर इसको पूरा हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये 100% दायरा है। अगर इस दायरे का मैं 57% आपके सामने ड्रा करूं तो ये 57% कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये 57% जो रेडिएशंस हैं, याद रखिएगा कि ये बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं और ये टोटल रेडिएशंस का जो कि इस कायनात में मौजूद हैं, ये 57% उसका बनाती हैं। मज़ीद भी कोई रेडिएशंस हैं? जी हाँ, मज़ीद भी कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं। मिसाल के तौर पे ये 20% जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ये रेडोन गैस की वजह से निकल रही हैं। ये रेडोन गैस इस पाई चार्ट का 20% है। क्या मज़ीद भी कोई हैं? हाँ जी, मज़ीद भी कोई हैं, लेकिन वो मज़ीद जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मज़ीद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पाई चार्ट का यानी कि टोटल रेडिएशंस का जो मौजूद हैं उसका 2% यानी 2% होती हैं। और इन 2% रेडिएशंस को हम नाम देते हैं फॉल आउट रेडिएशंस का। ये फॉल आउट रेडिएशंस क्या हैं? चलें मैं अभी आपको समझाता हूँ। फॉल आउट रेडिएशंस, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से रोशनी आ रही है। याद रखिएगा कि सूरज से रोशनी के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यानी कि गैमा रेज भी दाखिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे गैमा रेज आई इस तरह से, ये गैमा रेज जो है नीचे ज़मीन की जानिब आ रही हैं। अब जैसे ही गैमा रेज नीचे ज़मीन की जानिब आती जाएंगी तो हवा में मौजूद कुछ ज़रात भी होंगे। फ़र्ज़ करें ये हवा में मौजूद ज़रात हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स भी पाए जाते हैं। अब ये एटम्स में मौजूद हैं एक अदद इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये गैमा इस
इलेक्ट्रॉन को आके स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो इसके हिट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और निकलते ही इसका मतलब है जैसे ही निकलेगा इसके अंदर आयोनाइजेशन हो गई। आयोनाइजेशन का यही है मतलब है ना कि जब कोई चीज़ आयंस में बिखर जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाएं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अलग हो गया है, तो मज़ीद इसके अंदर रेडिएशंस निकलेंगी। रेडिएशंस में वो पॉजिटिव रेज भी हो सकती हैं, अल्फ़ा भी हो सकती हैं, गैमा भी, तो इससे रेडिएशंस बढ़ती चली जाएंगी जिसको हमने फॉल आउट रेडिएशंस का नाम दिया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होती, सिर्फ 2% होती हैं, और जो बाकी की जितनी रेडिएशंस बच गई हैं तकरीबन वो 21% जो हिस्सा बच गया है, ये इनको 21% जो हिस्सा बच गया है इनको नाम दिया जाता है कॉस्मिक रेडिएशंस का। कॉस्मिक रेडिएशंस, अब ये कॉस्मिक रेडिएशंस क्या है? मैंने अभी कहा ना कि ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये मज़ीद रेडिएशंस खारिज करेगा। ये मज़ीद रेडिएशंस को मैं सेकेंडरी रेडिएशंस भी कह सकता हूँ। ये सेकेंडरी रेडिएशंस, ये कॉस्मिक रेडिएशंस को कहा जाता है। तो चलें अब क्यों ना हम कॉस्मिक रेडिएशन की भी मिसाल ले लें, इसकी तारीफ़ कर लें कि आखिर ये कॉस्मिक रेडिएशंस क्या हैं। तो कॉस्मिक रेडिएशंस को मैंने नाम दे दिया है सेकेंडरी रेडिएशंस का। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस किस तरह से लिखेंगे, चलें देखते हैं। इसकी तारीफ इस तरह से की गई है कि ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम जानदार अशिया खला से भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हासिल करती हैं। इन रेडिएशंस को कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जो इब्तदाई तौर पे ये जो रेडिएशंस होती हैं ये मुश्तमिल होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, ये मुश्तमिल होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, मज़ीद प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और बड़े न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होती हैं। यानी कि इब्तदाई तौर पे ये जो रेज़ होती हैं अल्फ़ा, प्रोटॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और बड़े न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होती हैं। लेकिन जैसे ही ये ज़र्रात के साथ टकराती हैं तो टकराने के बाद ये मज़ीद सेकेंडरी रेडिएशंस में तब्दील हो जाती हैं। तो टकराने के बाद ये जो सेकेंडरी रेडिएशंस निकलती हैं, ये सेकेंडरी रेडिएशंस मुश्तमिल होती हैं छोटे छोटे न्यूक्लियाई पर, जिसे टकराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं एक्स रेज पर। उसके अलावा प्रोटॉन्स, म्यूऑन्स, ये म्यूऑन्स क्या हैं? याद रखिएगा कि ये भी ज़र्रात हैं। म्यूऑन्स के साथ साथ ये बनाती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स दोबारा से। जब दो या दो से ज़्यादा रेज मिल के, अब दो से ज़्यादा प्रोटॉन्स मिल जाएंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की सूरत में निकलना शुरू हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये जितनी भी सेकेंडरी रेडिएशंस हैं वो छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी, तकसीम हो जाएंगी। तो इस तरह से ये रेडिएशंस का अमल हो रहा होता है। अब ये रेडिएशंस में हमने ये कहा है कि एक बड़ा एटम छोटे हिस्से में तकसीम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर
ट्रांसम्यूटेशन का, कि जब एक गैर क्यांपज़ीर न्यूक्लियाई अपने अंदर से कुछ निकालेगा तो वो क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। अब न्यूक्लियस वो तो ना रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल उसके पास 6 पहले प्रोटॉन हैं, अब वो चाहता है 6 में से 2 निकल जाएं। अब जब 2 निकल जाएंगे तो उसके पास 4 प्रोटॉन रह जाएंगे। 4 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियस है ये कोई नया न्यूक्लियस बनेगा, नया एटम बनेगा। तो ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है तब्दील हो जाना, अपनी हालत तब्दील कर देना। तो अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है, चलें वो भी समझ लेते हैं। तो अभी हमने बात की है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की, तो चलें क्यों ना न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को तारीफ से समझने की कोशिश करें। तो तारीफ हम इसकी कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ऐसा तबई मजहर जिसमें गैर क्यांपज़ीर पेरेंट न्यूक्लियाइड क्यांपज़ीर डॉटर न्यूक्लियाइड में तब्दील हो जाए, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो जैसा कि बात मैंने पहले की थी, तब्दील हो जाना, तो एक न्यूक्लियाइड ऐसा जो कि गैर क्यांपज़ीर है, असल को हम पेरेंट कहेंगे, जो कि तब्दील होना चाहता है ऐसे न्यूक्लियाइड में जो क्यांपज़ीर हो, और क्यांपज़ीर होने के लिए उसे अपने अंदर से निकालने पड़ेंगी वो 3 रेडिएशन, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। अब अल्फ़ा रेडिएशंस जिस प्रोसेस में निकालेगा, जिस मजहर में निकालेगा, उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा डीके का। अल्फा डीके में क्या होगा कि कोई भी गैर क्यांपज़ीर जो पेरेंट न्यूक्लियाइड होगा, ये अपने अंदर से अल्फा रेडिएशंस को निकालेगा। अल्फा रेडिएशंस को निकाल के ही वो एक डॉटर न्यूक्लियाइड, एक नए न्यूक्लियस के अंदर तब्दील हो जाएगा, जिससे वो क्यांपज़ीर हो जाएगा। तो चलें क्यों ना इसका मैं जनरल मसावात पहले लिख दूं। इधर मैं हेडिंग भी दे देता हूं कि अभी मैं एक जनरल मसावात लिखने लगा हूं, जो कि तमाम सूरतों में ठीक तस्वुर की जाएगी। फर्ज करें कि मेरे पास एक अदद पेरेंट न्यूक्लियाइड है इस तरह से, और ये गैर क्यांपज़ीर है, लेकिन ये चाहता है कि ये क्यांपज़ीर हो। किस तरह से? अल्फ़ा डीके की मदद से। अब अगर अल्फ़ा डीके है तो याद करें मैंने अल्फ़ा के बारे में क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स दरअसल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर 2 प्रोटॉन्स का होना लाजमी है। तो अगर ये हीलियम न्यूक्लियाई है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक अदद हीलियम न्यूक्लियाई निकल जाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी निकलेगी। याद रखिएगा कि जितने भी किस्म के डीकेज हम इस अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे रेडिएशंस तो निकलेंगी ही निकलेंगी, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी एनर्जी की मिकदार भी निकलेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये एक क्यांपज़ीर डॉटर न्यूक्लियाइड के अंदर तब्दील हो जाए, तो लाजमी तौर पे यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनेगा, एक न्यूक्लियाइड बनेगा, लेकिन वो न्यूक्लियाइड इससे तब्दील हो जाएगा। अब उसको मैं नाम दे रहा हूं वाई का। अब वाई एक ऐसा न्यूक्लियस है कि जिसका एटॉमिक मास नंबर में से 4 निकल चुके हैं। तो अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा A-4, और इसके एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन में से 2 ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ये लिखा जाएगा Z-2। तो इस तरह से आप ये अल्फा डीके की मसावात को लिखेंगे। और अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, फर्ज करें कि मैं आपको एलिमेंट देता हूं रेडियम का,
रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके पास 226 एटॉमिक मास नंबर है उसका, और 88 उसका एटॉमिक नंबर है। मैं कहता हूं कि ये डिके हुआ है, ये डिके हुआ है, और डिके इसने किया है अल्फा डिके किया है, तो लाजमी तौर पे एक हीलियम का न्यूक्लियाई निकलेगा और साथ ही साथ एनर्जी भी निकलेगी। लेकिन अब एक नया एलिमेंट बनेगा, एक नया न्यूक्लियाइड बनेगा कि जिसके एटॉमिक मास नंबर में से 4 मनफी हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर में से 2 मनफी हो जाएंगे। और आप याद रखें कि ऐसे एलिमेंट को कि जिसका प्रोटॉन नंबर 86 हो उसको रेडोन कहते हैं। रेडोन को Rn से लिखा जाता है। तो इसी तरह से आपको जिस मर्जी एलिमेंट का अल्फा डीके पूछ लिया जाए, आपने सिर्फ क्या करना है कि उस एलिमेंट में से एक तो हीलियम का एटम निकाल देना है, हीलियम के एटम के साथ एनर्जी निकालेंगे और जो नया एलिमेंट लिखेंगे उसमें से एटॉमिक मास नंबर में से 4 मनफी कर देंगे और एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर में से 2 मनफी कर देंगे, जिससे आप अल्फा डीके को लिखने में और उसे बताने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें से ये जो रेडियम है ये गैर क़याम पज़ीर है। अब गैर क़याम पज़ीर है तो इसे हम पेरेंट न्यूक्लियाइड कहेंगे, और जो नया बन गया है क़याम पज़ीर इसको हम डॉटर न्यूक्लियाइड कहेंगे। तो इस तरह से अल्फा डीके तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बीटा डीके और गैमा डीके किस तरह से होते हैं ये हम समझेंगे इंशाअल्लाह अपने आने वाले अगले लेक्चर्स में। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, अब आप सीख चुके हैं कि जो भी न्यूक्लियाई गैर क़याम पज़ीर होंगे उनको क़याम पज़ीर होने के लिए 3 किस्म की रेडिएशंस अपने अंदर से बाहर निकालना होंगी। वो अल्फ़ा भी हो सकती हैं, बीटा भी हो सकती हैं और गैमा भी हो सकती हैं। जैसे ही ये रेडिएशंस निकलेंगी तो वो गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई एक क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाएगा। किस तरह से तब्दील होगा ये सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।